नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, वेटिंग फॉर वीज़ा के अंतिम भाग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर ने समुचित इलाज से मना किया जिससे युवा स्त्री की मौत हो गई। यह घटना भी आंखें खोलने वाली है। यह घटना काठियावाड़ में एक गांव के अछूत स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका की है। मिस्टर गांधी द्वारा प्रकाशित जनरल यंग इंडिया में यह घटना एक पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर 1929 को सामने आई। इसमें लेखक ने अपने निजी अनुभव की कैसे उसकी पत्नी जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया था, हिंदू डॉक्टर के ठीक से उपचार नहीं करने के चलते मर गई। पत्र कहता है इस महीने की 5 तारीख को मेरा बच्चा हुआ था और 7 तारीख को मेरी बीवी बीमार हो गई। उसको दस्त शुरू हो गए। उसकी नब्ज़ धीमी हो गई और उसकी छाती फूलने लगी। उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और पसलियों में तेज दर्द होने लगा। मैं एक डॉक्टर को बुलाने गया लेकिन उसने यह कहा कि वह एक हरिजन के घर नहीं जाएगा और न ही वह बच्चे को देखने के लिए तैयार हुआ। तब मैं वहां से नगर सेठ और गालिसाई दरबार गया और उनसे मदद की भीख मांगी। नगर सेठ ने आश्वासन दिया कि मैं डॉक्टर को 2 रुपये दे दूंगा, तब जाकर डॉक्टर आया। लेकिन उसने इस शर्त पर मरीज को देखा कि वह हरिजन बस्ती के बाहर मरीज को देखेगा। मैं अपनी बीवी और नन्हे बच्चे को लेकर बस्ती के बाहर आया। तब डॉक्टर ने अपना थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया और उसने मुझे दिया और मैंने अपनी बीवी को फिर उसी प्रक्रिया में थर्मामीटर वापस किया। यह तकरीबन रात के 8 बजे की बात है। बत्ती की रोशनी में थर्मामीटर को देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि मरीज को निमोनिया हो गया है। उसके बाद डॉक्टर चला गया और दवाइयाँ भेजी। मैं बाजार से कुछ लिनसीड खरीद कर ले आया और मरीज पर लगाया। बाद में डॉक्टर ने मरीज को देखने से इनकार कर दिया जबकि मैंने उसको 2 रुपये दिए थे। बीमारी खतरनाक थी। अब केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकता था। मेरी ज़िंदगी की लौ बुझ गई। आज दोपहर 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उस अछूत शिक्षिका का नाम नहीं दिया हुआ है और इसी तरह से डॉक्टर का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। अछूत शिक्षक ने बदले की कार्रवाई के डर से कारण नाम नहीं दिया, लेकिन एक तथ्य एकदम सही है। उसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। पढ़ा-लिखा होने के बावजूद डॉक्टर ने बुरी तरह से बीमार औरत को खुद थर्मामीटर लगाने से मना कर दिया और उसके मना करने के कारण ही औरत की मृत्यु हुई। उसके मन में बिल्कुल भी उथल-पुथल नहीं हुई कि वह जिस पेशे से बंधा हुआ है, उसके कुछ नियम कानून हैं। हिंदू किसी अछूत को छूने की बजाय अमानवीय होना पसंद करेंगे। अगली कहानी है, गाली-गलौज और धमकियों के बाद युवा क्लर्क को नौकरी छोड़नी पड़ी। इस बात को आगे कहने के लिए यह एक और घटना है। 6 मार्च 1938 को कासरवाड़ी यानी बुलेन मिल के पीछे दादर बम्बई में इंदुलाल याग्निक की अध्यक्षता में भंगी लोगों की एक बैठक हुई। इस बैठक में एक भंगी लड़के ने अपना अनुभव इन शब्दों में बयान किया। मैंने 1933 में भाषा की अंतिम परीक्षा पास की। मैंने अंग्रेजी कक्षा 4 तक पढ़ी थी। मैंने बम्बई म्युनिसिपल पार्टी के स्कूल कमेटी में शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया, लेकिन वैकेंसी नहीं होने के चलते असफल रहा। फिर मैंने अहमदाबाद में पिछड़े वर्ग के अफसर के लिए तलाती पद यानी गाँव का पटवारी पद के लिए आवेदन किया और सफल रहा। 19 फरवरी 1936 को मैं बारसाड़ तालुका के खेड़ा जिले में मामलतदार के कार्यालय में तलाती पद पर नियुक्त हुआ। वैसे मेरा परिवार मूलतः गुजरात से आया था, लेकिन मैं इससे पहले कभी गुजरात नहीं गया था। मैं यहाँ पहली बार आया था। उसी तरह से मैं यह नहीं जानता था कि सरकारी दफ्तर में भी छुआ-छूत है। मेरी हरिजन होने की बात मेरे आवेदन में पहले से लिखी थी, इसलिए मैं उम्मीद करता था कि मेरे सहकर्मियों को पहले से ही पता होगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए मैं मामलतदार ऑफिस के क्लर्क के व्यवहार से हैरान रह गया। जब मैं तलाती का पद संभालने वहाँ पहुँचा, कारकुन ने बड़े ही घृणा से मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, सर मैं एक हरिजन हूँ। उसने कहा, भाग जाओ और दूर खड़े रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नज़दीक आने की? अभी तुम ऑफिस में हो, अगर तुम बाहर होते तो अब तक मैं तुम्हें 6 लात मारता। हिम्मत तो देखो कि यह यहाँ नौकरी करने आया है। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि अपने सर्टिफिकेट और नियुक्ति का आदेश पत्र यहाँ ज़मीन पर रख दो। जब मैं बरसाड़ के मामलतदार ऑफिस में काम कर रहा था, तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पानी पीने में होती थी। ऑफिस के बरामदे में पानी पीने के डिब्बे रखे थे और वहाँ पर एक इन डिब्बों की ज़िम्मेदारी और पानी पिलाने के लिए आदमी रखा हुआ था। उसका काम ऑफिस के क्लर्कों के लिए जब भी उनकी ज़रूरत हो पानी पिलाना था। उसकी अनुपस्थिति में वे लोग खुद डिब्बे से जाकर पानी निकाल कर पीते थे। मेरे मामले में यह बिल्कुल असंभव था। मैं उस डिब्बे को छू नहीं सकता था। मेरे छूते ही वह पानी दूषित हो जाता, इसलिए मुझे पानी पिलाने वाले की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। मेरे इस्तेमाल के लिए एक खराब-सा बर्तन रखा था, जिसे मेरे सिवाय कोई न छूता था और कोई धोता था। इसी बर्तन में पानी वाला मेरे लिए पानी डाल देता था, लेकिन मैं पानी तभी ले सकता था जब वह पानी पिलाने वाला मौजूद हो। पानी पिलाने वाले को भी मुझे पानी देना पसंद नहीं था। जब मैं पानी पीने आ रहा होता था, तो वह वहाँ से सरक लेता, नतीजतन मुझे बिना पानी पिए रहना पड़ता था। ऐसे 1-2 दिन नहीं थे, बल्कि कई दिन थे, जिसमें मुझे पानी नहीं मिलता था। इसी तरह की दिक्कत मेरे ठहरने को लेकर भी थी। मैं बालसाड़ में अजनबी था। कोई भी हिंदू मुझे अपने घर को रखने को तैयार नहीं था। बालसाड़ के अछूत भी अपने यहाँ ठहरने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें भय था कि वो उन हिंदुओं को नाराज़ कर देंगे, जिन्हें मैं पसंद नहीं था, कि मैं क्लर्क बनकर अपनी हैसियत से ज़्यादा रहूँ। तैयार नहीं था। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे खाने को लेकर हुई। ऐसी कोई जगह और ऐसा कोई आदमी नहीं था, जो मुझे खाना दे सके।
मैं सुबह-शाम भजस खरीदकर गाँव के बाहर किसी सुनसान जगह पर खाता था और रात को मामलातदार के ऑफिस के बरामदे में आकर सोता था। इस तरीके से मैंने कुल 4 दिन बिताए। यह सब कुछ मेरे लिए आसानी हो गया। तब मैं अपने पूर्वजों के गाँव जंत्राल चला गया। यह बालसाड़ से 6 मील दूर था। हर दिन मुझे 11 मील पैदल चलना पड़ता था। यह सब मैंने कुल डेढ़ महीने किया। उसके बाद मामलतदार ने मुझे एक तलाती के पास काम सीखने के लिए भेज दिया। इस इलाके के पास 3 गाँव जंत्राल, खानपुर और सैजपुर का जिम्मा था। जंत्राल उसका मुख्यालय था। मैं जंत्राल में इस तलाती के साथ 2 महीने रहा। उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया। एक बार भी गाँव के ऑफिस में नहीं गया। गाँव का मुखिया खासतौर पर मेरा विरोधी था। एक बार उसने कहा, तुम्हारे बाप-दादे गाँव के ऑफिस में झाड़ू बुहारू करते थे और तुम हमारी बराबरी में बैठना चाहते हो? देख लो, बेहतर यही होगा कि नौकरी छोड़ दो। एक दिन तलाती ने मुझे सैजपुर जनसंख्या सारणी तैयार करने के लिए बुलाया। मैं जंत्राल से सैजपुर गया। मैंने देखा कि मुखिया और तलाती गाँव के ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं। मैं गया और ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उन्हें नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मैं वहाँ तकरीबन 15 मिनट खड़ा रहा। मैं इस ज़िंदगी से वैसे ही तंग आ गया था और इस अपमान से, उपेक्षा से और क्षुब्ध हो गया। मैं वहाँ पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कुर्सी में बैठा देखकर मुखिया और ताती मुझसे बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वहाँ लोग आना शुरू हो गए और जल्द ही एक बड़ी भीड़ मेरे इर्द-गिर्द इकट्ठा हो गई। इस भीड़ का नेतृत्व गाँव के पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष कर रहा था। मैं समझ नहीं सका कि क्यों एक पढ़ा-लिखा आदमी इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा है। मैं थोड़ी देर बाद समझा कि यह कुर्सी उसकी थी। वह मुझे बुरी तरह से गालियाँ दे रहा था। रवानिया, गाँव के नौकर कि और देखकर वो बोलने लगा कि इस गंदे भंगी कुत्ते को किसने कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया। रवानिया ने मुझे कुर्सी से उठाया और मुझसे कुर्सी लेकर चला गया। मैं ज़मीन पर बैठ गया। उसके बाद भीड़ गाँव के ऑफिस में घुस गई और उसने मुझे घेर लिया। वह एक गुस्से से सुलगती हुई भीड़ थी। कुछ लोग मुझे गाली दे रहे थे। कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मुझे गड़ासे से टुकड़े-टुकड़े कर देंगे। मैंने उनसे याचना की कि मुझे माफ़ कर दें, मेरे ऊपर रहम करें। इससे उस पर भीड़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझसे समझ नहीं आया कि मैं अपना जीवन कैसे बचाऊँ? मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा कि मैं मामलतदार को जो अपने पर बीती है, उसे लिखकर बताऊँ और यह भी बताऊँ कि अगर यह भीड़ मुझे मारती है, तो मेरे और अपनों का ऊपर भी तो मेरे शरीर का कैसे अंतिम संस्कार करें? फिलहाल यही मेरी उम्मीद थी कि अगर इस भीड़ को पता चल गया कि मैं मामलतदार को इस घटना के बारे में बता रहा हूँ, तो वे शायद अपना हाथ रोक लें। मैंने रवानिया से एक कागज़ लाने को कहा। वह कागज़ लेकर आया। फिर मैंने अपनी पेन से बड़े-बड़े शब्दों में लिखना शुरू किया ताकि सब लोग उसे पढ़ सकें। सेवा में मामलतदार तालुका बरसाड़ महोदय, परमार कालिदास शिवराम की ओर से नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपको आदरपूर्वक सूचित करता हूँ कि आज मेरे ऊपर मृत्यु आन पड़ी है। अगर मैं अपने माता-पिता की बात सुनता तो ऐसा कभी नहीं होता। आपका बड़ा उपकार होगा यदि आप मेरे माता-पिता को मेरी मृत्यु के बारे में सूचित कर दें। पुस्तकालयाध्यक्ष ने मेरे लिखे को पढ़ा और उसे फाड़ने का आदेश दिया। इस पर मैंने उसे फाड़ दिया। उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। तुम अपने आप को हमारा तलाती कहकर संबोधित करना चाहते हो? तुम एक भंगी हो। ऑफिस में बैठना चाहते हो? कुर्सी पर बैठना चाहते हो? मैंने उनसे दया की भीख माँगी और वायदा किया कि ऐसा कभी नहीं करूँगा। और यह भी वादा किया कि नौकरी छोड़ दूँगा। मैं वहाँ रात के 7 बजे तक भीड़ के छँट जाने तक रोका गया। तब तक तलाती और मुखिया दोनों नहीं आए। उसके बाद मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और अपने माता-पिता के पास बम्बई लौट आया। धन्यवाद।